हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक, फेजर डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, हमने बहुत सारे लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे, ठीक है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ जो फाइनल हमने अप्रोक्सीमेशन सर्किट निकाला था ना किसी ट्रांसफॉर्मर का, हमने देखा था ये फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने डिफरेंट डिफरेंट फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे, ठीक, लैगिंग के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो फिर उसी बेस पे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है अब वो है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन पहले तो होता क्या है, ठीक है, हम इसको समझने वाले हैं इसी सर्किट से हेल्प से, ठीक है। ये आपका फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट था, ठीक है, तो वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, ठीक है। देखो, जो ट्रांसफॉर्मर होता है, चाहे आपके घर के अगल बगल जो ट्रांसफॉर्मर लगा होगा उसका ही ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका जो दो टर्मिनल होते हैं, मैं ये भी बताया, दो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो मान लो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। तो ये आपके घरों से लगा हुआ साइड है, क्योंकि जो सेकेंडरी साइड है तो आउटपुट वाला साइड होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो जो हमारे घरों में किसी घर में टीवी, किसी के बल्ब में फ्रिज, ठीक है, तो एक साथ कहीं भी टीवी एक साथ जलेगा नहीं, या फिर कहीं भी टीवी एक साथ ऑपरेट नहीं होगा, या फिर किसी का मन है टीवी देखने का, ठीक है, क्या पता किसी के घर में ना हो मन, ठीक है, तो लोड वेरी करते रहता है, ठीक है। तो आपका जो लोड होता है सेकेंडरी साइड वो बदलते रहता है, ठीक। तो लोड की वेरी करने से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है यहां पर V2 वो वेरी करते रहता है, ठीक है, ठीक। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, यही वेरिएशन आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका सेकेंडरी, जो आपके घर के अगल बगल जो ट्रांसफॉर्मर होगा, आपको घर पे अगर देखा होगा आपने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर दिखा रहता है, पोलो में लगे रहता है, ठीक है। तो उसका जो आउटपुट सिरा होता है वो पूरे गांव से कनेक्ट होगा। तो वो आउटपुट सिरा, उसमें जो लोड है आपके घरों में, जो भी टीवी या फिर लाइट है या फिर फ्रिज है, वो एज ए लोड है, ठीक है। तो लोड चेंज होते रहता है, ठीक है, क्योंकि हर बार हर घर में जरूरी नहीं है कि एक साथ कुछ भी काम हो, ठीक है। तो लोड क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है, ठीक। तो लोड वेरी करने के साथ साथ इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जिसे हम V2 से ड्रॉ करते हैं ना सेकेंडरी में, तो वो वोल्टेज भी क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसी चेंज को क्या कहते हैं, हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। मान लो आपका जैसे आपका आउटपुट जो मिल रहा है, ठीक है, एक समय में आपका क्या मिल रहा है, ठीक, जो V2 है, V2 का मान लो लोड पहले कुछ था तो उसमें वोल्टेज कितना मिल रहा था, 120 मिल रहा था, ठीक है। फिर लोड वेरी होने के बाद कुछ देर में V2 कितना मिला, 100 मिल गया। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो आपने बस इतना समझना है कि जो वेरिएशन आता है लोड के चेंज होने से, ठीक है, कहां पे, आउटपुट पे, उसे क्या कहते हैं, हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका वेरिएशन आएगा वोल्टेज पे, ठीक है, और जितना कम आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना ही कम वेरिएशन आएगा। तो हमें ये अच्छा है हमारे लिए कि वेरिएशन कम आए, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो, कम हो, ताकि जो वेरिएशन आए आपके टर्मिनल वोल्टेज V2 पे वो कम आए। कम वेरिएशन मतलब हमारे सिस्टम के लिए अच्छा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इट इज डिफरेंस बिटवीन, क्या है, डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज, ठीक है, टू फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्या क्या, ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। डिफरेंस है ये नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, फुल लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जाता है तो क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, इट इज डिफरेंस बिटवीन, किसी बीच में अंतर है, नो लोड वोल्टेज, ठीक है, और फुल लोड वोल्टेज का डिफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में, फुल लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम समझते फेजर डायग्राम से ही है, वो उससे आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है।
बस डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज टू द फुल लोड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे अब फेजर डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए फिर सबसे पहले हम, ठीक है, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि, ठीक है, ये आपका वही फाइनल अप्रोक्सीमेशन जो सर्किट बनाया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लास्ट में हमने बनाया था ना, जो फेजर डायग्राम की बात की थी, तो उससे पहले हमने सर्किट देखे थे, अलग अलग सर्किट आते गए, ठीक है। तो लास्ट में जो फाइनल अप्रोक्सीमेशन, जो फाइनल रिफर टू प्राइमरी करके हमने बनाया था, ठीक है, फाइनल वाला, उसी को ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका आर इक्विवेलेंट, और ये हमने अप्रोक्सीमेशन क्यों करते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन हो वो सिंपल हो। भले ही आपका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं, V2 डैश, ठीक हो गया। चलो फिर इतना देख लिया। अब मान लो मैं V2 को बेस मान रहा हूं, ठीक है, V2 को क्या मान रहा हूं, बेस। ये आपका V2 डैश बेस मान लिया, ठीक है। अब करंट जो है, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी है ना, उस साइड जो करंट है कितना है, आप चाहे I1 लो या फिर I2 डैश लो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो मैं अभी लैगिंग का केस माना हूं, तो वोल्टेज से करंट पीछे है, तो ये लैगिंग का केस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका I1 या फिर I2 डैश, एक ही बात है, ठीक है। लैगिंग के केस के लिए हम बना रहे हैं, ठीक। अब जो आपने सर्किट था ना, उसका लिए एक इक्वेशन लिखी थी हमने, वो भी लिख लेते हैं यहां पर। फाइनल अप्रोक्सीमेशन सर्किट का जो समीकरण था, ठीक है, चलो सीधे इसी से बना लेते हैं। देखो जो V1 होगा, ठीक है, V1 होता कितना है, V1 बराबर, ये हमने कल निकाल रखा है, ठीक है, V2 डैश प्लस यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, क्योंकि ये V1 है ना, यहां पर कुछ ड्रॉप होगा, यहां पर कुछ ड्रॉप होगा, तब जाके आपको यहां पर मिलेगा। अगर मुझे V1 चाहिए तो इस वोल्टेज में यहां पर का ड्रॉप और यहां पर का ड्रॉप क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो V2 डैश में क्या आएगा, I1 R इक्विवेलेंट प्लस I1 X इक्विवेलेंट। ये मैंने समीकरण आपको कल भी लिखाया था, ठीक है, अगर याद है आप लोग को तो, ठीक है। तो इसी की हेल्प से मैंने ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं ताकि देखिए आपको, ठीक है। ये आपका वही बेस V2 डैश, ठीक है, V2 डैश वाला बेस हो गया आपका ये, ठीक है। और लैगिंग के लिए बना रहा हूं, तो ये आपका I1 पीछे, वोल्टेज से पीछे करंट है, ठीक है। लैगिंग का केस लेके समझा रहा हूं मैं आपको, वोल्टेज रेगुलेशन, फिर लीडिंग लैगिंग दोनों देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया V2 डैश। अब देखो, अब मुझे V1 चाहिए, ठीक है, तो V2 डैश तो मिल गया ये। अब उसमें क्या जोड़ना है, I1 R इक्विवेलेंट, ये एक वोल्टेज है, ठीक है। तो अब देखो, इस वोल्टेज को जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि जब रेजिस्टेंस की बात आती है, तो रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज और करंट होता है वो एक ही फेज में होते हैं, ठीक है। अब ये I1 है, इसी के फेज में होना है, इसी के फेज में, मतलब इसके पैरेलल। तो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज के साथ जुड़ेगा, तो ये वोल्टेज है। अब इसके आगे तो जोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे वोल्टेज के साथ जोड़ना है, लेकिन किसके फेज में जोड़ना है, करंट के। तो मैं इसी के पैरेलल यहां एक लाइन खींच लेता हूं, सेम फेज दिखाने के लिए, ठीक है, एक ही फेज। तो करंट के फेज में ही आपका I1 R इक्विवेलेंट है, तो इसी के पैरेलल बना दिया लाइन मैंने, ताकि एक फेज लगे, ठीक है। अब आ गया आपका दूसरा वोल्टेज, दो जुड़ गए, ठीक है। V2 किसके साथ जुड़ गया, अब I1 R इक्विवेलेंट के साथ। थोड़ा आगे जाके आपको क्या मिलेगा, ये है आपका इंडक्टर। इंडक्टर के केस में क्या होता है, आपका करंट, ठीक है, आगे होता है या फिर पीछे होता है। इसमें वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री आगे होता है, किससे, आपके करंट से। तो करंट ये है, करंट का फेज ये ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना, ये करंट का फेज है, इसी के पैरेलल ये खींचा है। तो जो आपका वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे होता है। तो ये क्या चीज है, वोल्टेज है। अब मुझे इस करंट से 90 डिग्री आगे बनाना है, मतलब इससे 90 डिग्री आगे बनाना है, तो मैं 90 डिग्री आगे खींच लूंगा लाइन, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा, I1 X इक्विवेलेंट, ठीक है। अब समझ में आया आपको कि मैंने ये लाइन तो पैरेलल खींची और ये मैं 90 खींच रहा हूं, क्यों,
क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो इन दोनों को मैंने पैरेलल दिखा रखा है ताकि सेम फेज में लगे। और ये मैंने 90 इसलिए बनाया है क्योंकि इंडक्टर के केस में जो करंट होता है, ठीक है, वो पीछे रहता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो इसलिए 90 डिग्री का कोण बना करके ये वोल्टेज ही है, ठीक है। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये पॉइंट भी मिल गया। फिर अब आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। जब देखो ये V2, ये आपका I1 R इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये आपका I1 X इक्विवेलेंट। देखो ये और ये जुड़ के क्या बनता है आपका, ये बना आपका V1, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, V1 की लाइन कहलाएगी, ठीक है। ठीक हो गया, फिर इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है, कि V1 हमने निकाल दिया है, ठीक। अब देखो फिर मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे डॉट डॉट करके डॉट आगे तक लाता हूं। अब ऐसा क्यों करो वो भी आपको समझ में आएगा। इसको भी नीचे फोल्ड कर मिलाते हैं, नीचे नीचे तक, ठीक है, और इसको भी आगे आगे मिला लेते हैं, आगे आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इनका नाम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, कि नाम ये O, ठीक है, ये आपका A, ठीक, ए हो गया, और ये आपका हो गया D, ठीक, और ठीक हो गया, ए भी हो गया आपका, ठीक है। अब ये है फाई, ठीक है, फाई एंगल, ठीक, ये आपका डेल्टा एंगल, ठीक है। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपकी लाइन, ठीक है। देखो ये अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक लाइन काटती है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। आपने जब मैथ में कुछ थ्योरम्स होते हैं तो इनको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये फाई है तो आपका ये भी क्या आएगा, फाई ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ फाई, ठीक है, ये एंगल फाई हो गया, ठीक है। और देखो इसको थोड़ी सी बड़े इसमें ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से मैं आपको समझ में आए, ठीक है। एक मिनट रुको। ओके स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा मैंने उसको फिगर को बड़ा कर दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो फिर ये आपका एक्स आर इक्विवेलेंट, ये I1 R इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, ये 90 डिग्री, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है नीचे तक, ठीक है। तो ये है आपका D, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, A पॉइंट, नाम देना है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी तो AB, और ये D हो गया, ठीक है। अब देखो फिर इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, I1 था, ठीक है, V2 डैश, हाँ, इसको डेल लेते हैं, आपकी मर्जी, आप थीटा ले लो, क्योंकि फाई इसको मान लिया मैंने, तो इसको चाहे आप थीटा लो या फिर डेल मान लो, चलो डेल मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पर देखो पहले ओडी क्या होगा, ठीक, ध्यान से लिखते जाओ, ठीक, ओडी कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक ओडी कितना होगा, फिर देखो ये V1 है, ठीक है, और ये इसका एंगल है, तो ये इसका बेस है, ठीक है। तो मैं इस बेस को क्या कह सकता हूं, जो बेस होता है ना, जिसके अक्रॉस एंगल बना होता है, वो जो लाइन खींची होती है, या फिर मान लो जैसे आपका ये V कोई मान लो, I मान लो, ठीक है, यहीं पर बता देता हूं, ठीक है, ये I1 है मान लो, ठीक, ये मान लो थीटा है, ठीक है, एक ये आपका वर्टिकल लाइन, ठीक। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल की लाइन होती कितनी है, ठीक, जो आपने लाइन ड्रॉ किया है वो, फिर अगर जिससे एंगल बना हुआ है वो होता है कॉस, और जितना एंगल थीटा, ठीक है। और मैं अगर वर्टिकल की बात करूं तो वो कितना होता है, जो लाइन खींची है I1 है तो I1 साइन और जितना एंगल है थीटा, ठीक है। तो दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कोई भी लाइन के,
ठीक। तो वही यहाँ पर जो लाइन है V1, ठीक है, तो V1 के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एक होगा साइन का कंपोनेंट, एक होता है कॉस का कंपोनेंट। तो जो एंगल बनाता है वो हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है आपका, कॉस का कंपोनेंट होता है। तो ओडी को मैं क्या लिख सकता हूं, V1 कॉस डेल, ठीक है, V1 कॉस डेल, ठीक हो गया। अब ये जो डेल का मान होता है, ठीक, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, 0.9, ठीक है, 0.7, ठीक, बहुत छोटा होता है, ठीक, कि कॉस की वैल्यू, ठीक, अगर 0 से 90 की बीच में लें तो बहुत छोटा होता है, 0.7, 0.9, 0.8, ठीक, किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो जो आपका डेल होगा ना, उसका जो कोण होता है, ठीक, वो बहुत कम आता है इसका मान कॉस का। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग, तो हम यहां पर कह सकते हैं V1 लगभग बराबर किसके है, आपके V1 कॉस डेल के। और लगभग लगाने के लिए हम यहाँ पर टिल्ट का साइन लगाते हैं, ये इक्वल टू लगाएंगे, एक टिल्ट का साइन लगाएंगे, लगभग, ठीक है। तो आपका V1 लगभग किसके बराबर है, मतलब ये OD के बराबर, ठीक है, ठीक हो गया। तो V1 कह सकता हूं मैं किसके बराबर है, OD के बराबर है, ठीक है। सो ठीक, तो हमने देखो पहले मैंने OD को क्या लिखा, V1 कॉस डेल, ठीक है। तो आपका जो डेल होता है उसकी वैल्यू, ठीक, देखो, तो इस डेल का मान, ठीक है, से आपको जो कॉस डेल का मान आता है वो बहुत छोटा आता है, ठीक है, 0.9, 0.8, 0.7 के लगभग, तो वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट अगर माने तो V1 लगभग किसके बराबर होगा, V1 कॉस डेल के बराबर। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि V1 किसके बराबर है, OD के बराबर, मतलब ये जो V1 है ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान रखे है, ठीक है। तो आपका V1 किसके बराबर हो गया, OD के बराबर, ठीक है। और V1 है क्या, V1 है आपका नो लोड वोल्टेज, ठीक है, V1 आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज, ठीक हो गया। और V2 डैश क्या है, जब आपको वोल्टेज अप्लाई करोगे, सॉरी, जब आप लोड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो V2 डैश यहां से यहां तक V2 डैश, तो V2 डैश क्या है आपका, V2 डैश है आपका फुल लोड वोल्टेज, ठीक हो गया। तो समझ में आया आपको कि V1 क्या है, नो लोड वोल्टेज, जब आपने कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है तो उसमें का वोल्टेज क्या है, V1, ठीक हो गया। और जब आपका फुल लोड का वोल्टेज क्या कहलाएगा, V2 डैश, ठीक है। तो जो V1 है जिसे हम OD कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका नो लोड वोल्टेज, और V2 डैश क्या है आपका फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। ठीक, अब देखो फिर वोल्टेज रेगुलेशन में इसको मान को रखते हैं, ठीक। ठीक, तो मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन की बात की थी, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड, तो नो लोड कितना है, V1 माइनस V2 डैश अपॉन में क्या आएगा, V2 डैश, ठीक है। तो लिखो फिर वैल्यू रखो इनकी, V1 क्या है आपका OD, ठीक है, और V2 डैश कितना है, देखो ये जो फिगर ऐसे देखो, V2 डैश कितना है, OA, ठीक हो गया, OA, ठीक है। और नीचे कितना आएगा आपका V2 डैश, नीचे भी कितना आएगा OA, ठीक है। अब देखो, OA हो गया, ठीक है, देखो ये है यहां से लेकर OD, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, OD माइनस OA, तो OD में से अगर मैं OA को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, AD, ठीक है। अच्छा, OA में से किसको माइनस करना है हमने, OA में से माइनस, सॉरी, OD में से माइनस करना है OA को, तो OD में से OA माइनस कर दिया तो बचना चाहिए हमारे पास AD, ठीक है, सही, ठीक है। तो OA में से ये देखो यहां से यहां क्या है OD, ठीक है, ये फिगर की बात करें, यहां से यहां तक है OD, इस OA को माइनस करना है तो कितना बचेगा, सिर्फ AD, AD अपॉन OA,
ठीक हो गया। अब एडी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए, देखो एडी को क्या लिख सकता हूं, एडी को लिख सकता हूं ए बी प्लस बी डी, ठीक है। एडी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी प्लस बी डी अपॉन में ओ ए, ठीक हो गया। अब इनके मान लिखते हैं कि ए बी कितना होगा, बी डी में ना, देखो ठीक, मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये 5 था, ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसको काट रही है, तो ये दोनों क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स थे, तो ये 5, तो ये भी 5, ठीक है। अब देखो ये 90 है, ठीक है, और ये भी 90 है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी बराबर होंगे, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। ये ए रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होता है ना ट्रायंगल कोई, ए, ठीक है, ए रूल लगा के ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। फिर से सुनो, ये 90 था क्योंकि हमने बनाया था 90, और ये 90 हमने बनाया है, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल है इसके, तो ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैथ्स के रूल होते हैं, ठीक है। तो ये 5, तो ये भी 5, ठीक हो गया। अब देखो फिर अगर किसकी बात करें, ये आपका क्या है, आई आर इक्विवेलेंट, और ये कौन बना रहा है इस ए बी के साथ, ठीक है। तो ये ए बी कितना होगा, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये जो ए बी है ना, ये कितना होगा, ये ए बी होगा आपका I1 आर इक्विवेलेंट कॉस 5, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ कौन बना रहा है, ठीक है। मुझे साइन वाले की जरूरत नहीं है अभी, तो मैं सिर्फ कॉस वाले को ले रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आई आर इक्विवेलेंट कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं 5, ठीक है। चलो फिर ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनो, फिर मुझे ए बी मिल गया, ठीक है। अब मुझे बी डी चाहिए, ठीक है, ए बी मिल गया यहां से यहां तक, अब मुझे बी डी चाहिए। अब देखो फिर ये 5 है, तो ये लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक, कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये जो लाइन खींची थी ये क्या था, I1 एक्स इक्विवेलेंट, तो ये होगा I1 एक्स इक्विवेलेंट कॉस 5, ठीक है। क्योंकि इस लाइन का ये दो फॉर्म होते हैं, एक कॉस वाला फॉर्म जिसके साथ एंगल बनता है, और एक दूसरा होता है साइन वाला, तो ये ऊपर लाइन क्या होगी, साइन I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन 5, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है और दोनों इक्वल है, तो ये कितना होगा, I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन 5, ठीक है। तो ये तीनों देखो ध्यान से देखना, यहां से यहां, ठीक, यहां से यहां और यहां से यहां एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, बीडी को लिख सकता हूं मैं I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो फिर से देख लो, अगर यहां नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, ठीक है, डॉट डॉट कर लो। देखो ये जो लाइन था, ये वाली लाइन, ये जो ब्लू वाली है, ये कितना था, I1 एक्स इक्विवेलेंट था, इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया मैंने ये वाला, तो ये थीटा है, तो ये वाली लाइन कहलाएगी I1 एक्स इक्विवेलेंट कॉस 5। तो ये जो लाइन है इधर को, ये वाली लाइन, ये कितना होगा, I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन 5। तो ये अगर I एक्स इक्विवेलेंट साइन 5 है, तो इसी के अक्रॉस कौन सा है, ये BD है, तो ये VD कितना होगा, I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन 5, क्योंकि ये इसी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये सेम होंगे, I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन 5, ठीक है। तो चलो फिर ए बी कितना आया था, ठीक, ए बी आया था आपका I1 आर इक्विवेलेंट कॉस 5 प्लस का साइन, बी डी कितना आया था, I1 एक्स इक्विवेलेंट साइन 5। नीचे कितना है, OA क्या है आपका, V2 डैश, ठीक है। तो ये था आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमने किसकी हेल्प से समझ लिया, फेजर डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिया था, लैगिंग लिया था, लैगिंग का केस लिया था। देखो करंट आपका वोल्टेज से पीछे है, तो ये कौन सा केस है, लैगिंग का केस है। तो लैगिंग के केस में आपका क्या आर्क है, बीच में प्लस आर्क है, अगर लैगिंग के केस में, ठीक है। अगर लीडिंग की बात करें, अगर आपका लीडिंग है तो उसमें क्या होगा, ये प्लस की जगह यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वोल्टेज
रेगुलेशन हो गया किसके लिए, लीडिंग के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आएंगे आपको पूछेंगे जाएंगे। ठीक है, I1 R इक्विवेलेंट cos फाई माइनस, चलो यहां से हटा देते हैं माइनस I1 I एक्विवेलेंट साइन फाई अपॉन में क्या आएगा V2 डैश। ठीक है, तो लैगिंग के लिए भी देख लिया, लीडिंग के लिए भी देख लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, ये आपका डिफरेंस है नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, फिर हमने अप्रोक्सीमेट सर्किट लिया ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट लिया, तो उसकी हेल्प से हमने फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक हो गया, ये आपका डायग्राम था। ठीक है, तो V2 डैश को मैंने क्या लिया, बेस लिया। ठीक है, उसको बेस मान के मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो V2 डैश हमने हॉरिजॉन्टली खींचा, तो मैं लैगिंग के लिए बना रहा हूं तो करंट पीछे बनाऊंगा। ठीक है, तो करंट पीछे बनाया। फिर उसके बाद जो आपका अप्रोक्सीमेट सर्किट का इक्वेशन निकला था, क्या निकला था कि V1 बराबर V2 डैश। ठीक है, ठीक है, ये समीकरण भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये कितना था, V1 बराबर V2 डैश प्लस में I1 R इक्विवेलेंट प्लस I1 X इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट का इक्वेशन निकाला था हमने। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन फिर विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम से हमें ये इक्वेशन मिले, I1 R इक्विवेलेंट कॉस फाई, अगर लैगिंग का केस है तो प्लस और अगर लीडिंग का केस है तो माइनस। ठीक है, तो ये था आपका वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट।